तो ऐसे 3 उंगली कर लेते हैं ऐसे। तो ये आ जाएगी, मैं दिख रही हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, कंटेंट्स क्या क्या हमारे, कर्नल आर्किटेक्चर, इनिशियलाइजेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, सिक्योरिटी एंड इंटरफेस। ठीक है, तो ये 5 चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं अभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो मैंने आप लोगों का स्टार्टिंग में लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रन करता है हार्डवेयर के ऊपर। इट इनेबल्स द एप्लीकेशन जो इंटरेक्ट करेगा विथ हार्डवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बिना हार्डवेयर के वर्क नहीं करता है, ना हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वर्क करेगा। ठीक है, इट हैंडल्स बोथ इनपुट आउटपुट, कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, मैनेज प्रोसेस एंड कम्युनिकेट्स विथ रिसोर्सेज। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या क्या आता है फिर, आपका सेल्यूलर फोन्स यानी आपके मोबाइल्स, वेब सर्वर्स जिसके ऊपर हम लोग डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, वीडियो गेम कंसोल्स एंड पीसीज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो हम लोग बनाते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन इज योर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपका यूनिक्स भी आता है, लिनक्स भी आता है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। एक मॉनिटर है, एप्लीकेशन है, प्रिंटर है, माउस है एंड कीबोर्ड, हार्डवेयर। हार्डवेयर देखो, अगर कीबोर्ड नहीं रहा तो आप उसमें इनपुट नहीं दे सकते हो, माउस नहीं रहा तो आप उसमें स्क्रॉल नहीं कर सकते हो, एप्लीकेशंस नहीं रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी यूज नहीं है। और ये सारा डेटा जो जाता है वो हार्डवेयर पे स्टोर होता है, जाके हार्ड ड्राइव पे स्टोर होता है। उसके बाद मॉनिटर अगर नहीं रहा तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, प्रिंटर नहीं रहा तो उसको आपको आउटपुट नहीं आएगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ सिंगल काम नहीं करेगा, उसके साथ आपको ये सारे फंक्शंस लगेंगे। अब उसमें फंक्शंस क्या क्या है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि उसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, इंटरप्ट हो सकता है। इंटरप्ट मतलब क्या, कि अगर कोई वर्क चल रहा है आपका और आपका पीसी हैंग हो गया, देन इट इज एन इंटरप्ट, कि आपको वहां पे कुछ भी प्रोसेस करते नहीं आ रही है, फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या होता है फिर, कि अगर कोई भी सिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उसमें फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे वर्क करेगा, वो सब हम उसके अंदर देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फाइल में रीड किया, राइट किया, आपका कोई डेटा है, मैंने आपको बोला था सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो दैट इज अ फाइल। फिर उसमें इनपुट एंड आउटपुट हो सकता है, सिक्योरिटी प्रोसेस हो सकती है। अगर सिक्योरिटी नहीं रहा तो आपका डेटा जो भी आप कंप्यूटर पे डाल रहे हो दैट इज नॉट सिक्योर। उसमें भी नेटवर्किंग में भी आता है। अब देखो कर्नल क्या होता है फिर, कर्नल एक सेंट्रल मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो फर्स्ट प्रोग्राम को लोड करेगा, स्टार्टअप पे जाएगा, रिमेन करेगा मेन मेमोरी। कर्नल कनेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ और प्रोवाइड करेगा आपको सर्विसेज। टिपिकली रिस्पॉन्सिबल जो है मेमोरी मैनेजमेंट का, डिवाइस मैनेजमेंट का या फिर सिस्टम कॉल्स, ये सब तीनों चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखी थी। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलिथिक कर्नल्स भी एक्सो कर्नल से नया है, माइक्रो कर्नल्स देखा था, और हाइब्रिड कर्नल्स नया है। तो अब उसमें जो भी वर्क होता है कर्नल का किस तरह से होगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो आप लोग वर्क करोगे, वो कर्नल पे जाएगा, कर्नल सीपीयू को बताएगा कि उसको कौन सा वर्क करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा उसको पेंडिंग में रखना है। मेमोरी क्या करेगी, मेमोरी को कौन सी चीज रखनी है या कौन सी चीज डिलीट करनी है, फ्री करनी है मेमोरी, या उसके अंदर डेटा कंटेंट हमेशा के लिए रखना है, तो ये सब देखते हैं रैम रोम। ठीक है, ये सब डिवाइसेस के ऊपर वर्क होता है। अब टाइप्स ऑफ कर्नल में सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये टोटल बेस्ड करता है सिक्योरिटी लेवल या फिर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। उसमें फर्स्ट आता है मोनोलिथिक कर्नल, सेकेंड है माइक्रो कर्नल। अब मोनोलिथिक और माइक्रो में क्या फर्क है, देखो मोनोलिथिक कर्नल जो है वो एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है इन कर्नल स्पेस। उसके अंदर आप लोग फास्ट लार्जर जो भी कर्नल्स रहेंगे वो डिफिकल्ट रहेगा डिबग करने के लिए। डिबगिंग मतलब क्या होता है कि एरर आपको फाइंड करनी है तो उसमें कितनी एरर्स हैं, कितने नहीं, और आपका सीपीयू वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अगर फ्री मेमोरी नहीं है तो आपको मेमोरी भी फ्री करनी पड़ेगी। लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95 और मेनी मोर अभी तो आए रिसेंटली। आप लोग 2012 में भी वर्क कर रहे हो, विंडोज के ओरिजिनल सीडीज डाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल जो है वो स्मॉल रहता है साइज में, जो सर्वर को डिवाइड करता है, उसके अंदर उसकी खुद की एक स्पेस होती है, यूजर की भी स्पेस अलग से होती है। स्लोअर है मोनोलिथिक कर्नल से बट इजीली सिक्योर्ड है और डिबग है। इसमें आ जाता है जैसे आईओएस, आईओएस के फोन सब लोग यूज करते हैं एप्पल, ठीक है, मिनिक्स या फिर सिम्बियन करके एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब होते हैं माइक्रो कर्नल जो आपको दिखाई नहीं देते। एंड्रॉइड इज ऑल्सो योर माइक्रो कर्नल।
नेक्स्ट इज मोनोलिथिक कर्नल वर्सेस माइक्रो कर्नल। अब इस डायग्राम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मोनोलिथिक कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड में, उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो सिस्टम को कॉल करेगा, वो वर्चुअल फंक्शंस करेगा, उसके अंदर आईपीसी होता है, आईपीसी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्टेड रहेगा, फाइल सिस्टम रहेगा, उसमें शेड्यूलर रहेगा, कौन से टाइम पे कौन सा आपको सीपीयू का काम करना है, कब सीपीयू को वर्चुअली रखना है, उसमें वर्चुअल मेमोरी भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हो, डिवाइस ड्राइवर्स आप लोग रख सकते हो, डिस्पैचर्स क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। उसमें फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका हार्डवेयर का। फिर जो वीपीएन रहता है, ये जितना भी है डिस्पैचर तक ये आपका कर्नल मोड में है, जो यूजर मोड पे जाएगा, और यूजर मोड क्या करता है, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में बना देता है। जैसे इसमें एप्लीकेशन आईपीसी डाल दिया, यूनिक सर्वर डाल दिया, डिवाइस ड्राइवर डाल दिया, फाइल सर्वर डाल दिया, और सबको कंबाइन करके उन्होंने एक ही इसके अंदर बेसिक आईपीसी वर्चुअल मेमोरी शेड्यूलिंग कर दिया। क्योंकि आईओएस एक छोटा सा है, जो मोबाइल में आप लोग वर्क करते हो, आपका एंड्रॉइड में भी रहता है, ठीक है, हार्डवेयर भी रहेगा। उसके बाद हाइब्रिड कर्नल क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर का, मतलब दोनों को मिला के उन्होंने हाइब्रिड बनाया। ये हमने सीपीपी में भी देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड। ठीक है, बोथ टेक्नोलॉजी जो आर्किटेक्चर्स हैं उसके दोनों तीनों बेनिफिट्स हैं। उसमें दो लेयर होती है, एक है आपका यूजर स्पेस और दूसरा आता है आपका कर्नल स्पेस, जो सेटअप आपको देगा। विंडोज एनटी पे भी वर्क करेगा, वो विंडोज सर्वर 2012 पे भी वर्क करेगा, एक्सबॉक्स वन पे वर्क करेगा, विंडोज फोन पे वर्क करेगा। ठीक है, हाइब्रिड कर्नल जो है वो उसमें एक एप्लीकेशन होता है, बीच में एक लेयर होती है, उस लेयर के नीचे सारे फाइल्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें एप्लीकेशन है, यूनिक्स है, फाइल सर्वर है, या फिर यूजर मोड है, जो भी वर्क करना है। फिर कर्नल मोड के अंदर बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एंड शेड्यूलिंग प्रोसेस आती है। समझ में आ रहा है अतुल आप लोगों को? तौसीफ, अतुल, यस मैम। किसी को यहाँ तक डिफिकल्टी? अक्षता, सुष्मिता? यस मैम। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले उसमें होता है स्टार्ट मोड, मतलब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमने पीसी को चालू किया तो दैट गोज ऑन स्टार्ट मोड। फिर जब आप उसके अंदर कोई डेटा डालोगे, या आप लोग पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे, या जो भी करना है डेटा आपको वर्क करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज आपको दिखाई देगी, वो एक फेच साइकिल में जाएगी, जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस फेच हो रही है कि आपको इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, आपको प्रिंट निकालना है, स्कैन करना है, जो भी करना है। सी, जो हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं डाला तो आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो इट इज अ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेच इंस्ट्रक्शन जब वो करेगा तो वो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में जाएगा, मतलब अगर मैंने बोला है रीड करो तो एग्जीक्यूट में रीड मोड ऑन हो जाएगा, अगर मैंने बोला राइट करो तो फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन में राइट मोड ऑन हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं अभी पीसी लैपटॉप ऐसे छोड़ के बाहर चली गई, तो दैट मीन्स मेरा लैपटॉप या ऑपरेटिंग सिस्टम हॉल्ट में चला गया, मैं अभी उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये आता है इंटरप्ट डिसेबल में। अब एग्जीक्यूशन साइकिल होने के बाद आता है इंटरप्ट इनेबल। अगर मेरे प्रोसेस में मुझे एरर आ गई, फिर अगर समझो आपका पीसी हैंग हो गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, टास्क मैनेजमेंट में जाके प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। तो दैट मीन्स क्या हो जाता है, फिर उसमें वो चेक करता है इंटरप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, देखो, इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाउ द कंप्यूटर बूट्स एंड लोड्स। अब बूटिंग कब चालू होता है, अगर आपका पीसी में बैटरी नहीं है, लैपटॉप में बैटरी नहीं है, आप स्टार्ट करें तो वो पूछ रहा है कि आपको बूट करना है क्या, या फिर अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, विंडोज डालना है, तो भी आप उसको बूट कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर इनिशियलाइज करने के लिए आप लोग रन करोगे, सीरीज को टेस्ट करने के लिए वेरीफाई करोगे, और इफिशिएंटली जो भी लोड कर रहा है ड्राइवर, वो, अगर आपके पास डिवाइस ड्राइवर की सीडी नहीं है तो प्रॉपरली सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे प्रॉपरली, या फिर आपको ऑनलाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है बूट लोडर और दूसरा होता है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन में आ जाता है कि आपको डिस्क कितने फ्रेगमेंट्स चाहिए, कितने सेगमेंट चाहिए, पार्टीशंस कितने चाहिए, वो सब। अब इंटरप्ट क्या होता है, फिर इंटरप्ट एक सिग्नल प्रोसेस है जो इमिट करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के, इंडिकेट करेगा कि अभी आपको जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर एंटीवायरस डाला है आपने और आप
आपका बीच में प्रोसेस चल रही है लेकिन उसमें वायरस कैच कर लिया उसने, तो वो इंटरप्ट मोड में चला जाएगा। फिर वो पूरा स्कैन करते बैठेगा कि आपके इसमें कितने वायरसेस है कितने नहीं है, फिर उसको निकालना है रखना है, वो आप लोग के ऊपर रहता है। द इंटरप्ट हैंडलर प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सी चीज को प्रायोर, ये देखो ये जो है ना, ये सीपीयू शेड्यूलिंग और इंटरप्ट शेड्यूलिंग में आएगा आप लोगों को आगे। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। इंटरप्ट एक बेटर कंट्रोल है कंप्यूटर के ऊपर। दो टाइप के इंटरप्ट आते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो कॉस्ट करेगा वो रहता है एक्सेप्शनल कंडीशन। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में बहुत कम आता है, लेकिन हार्डवेयर इंटरप्ट मोस्टली होता है कि आपका रैम करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, या फिर जो भी है वो सब हार्डवेयर इंटरप्ट में ऐड हो जाएगा। अब कॉन्टेक्ट स्विचिंग, ये एक चैप्टर के ऊपर है पूरा आपका। तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग में क्या आता है, स्विचिंग ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस स्विच और टास्क स्विच, ठीक है। प्रोसेस स्विच मतलब क्या, अगर मैं अभी एक काम कर रही हूँ, अर्जेंटली मुझे दूसरा काम आ गया, तो मैं क्या करूंगी, ये प्रोसेस को होल्ड पे रख दूंगी और दूसरी प्रोसेस करने लग जाऊंगी। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस स्विच। ये टास्किंग होता है। ऐसा नहीं कि आप एक काम कर रहे हो तो एक ही काम करते बैठोगे। नीचे दिया हुआ है देखो, इसेंशियल फीचर है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करना है। जैसे मैं वर्ड पे भी काम कर रही हूँ, पीपीटी पे भी काम कर रही हूँ, ये सब क्या हो गया आपका मल्टीटास्किंग हो गया। ये रिक्वायर करता है, कंसिडरेबल करता है प्रोसेसर टाइम। आपको कितना प्रोसेस टाइम लगेगा करने के लिए काम। अब शेड्यूलिंग क्या है फिर, इट इज एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इन द रेडी स्टेट शुड बी मूव टू रनिंग स्टेट। अभी मैंने एक प्रोसेस डाली है तो वो मेरा अभी फिलहाल रेडी स्टेट है क्योंकि मैंने उसको रन नहीं किया है। तो जैसे मेरा अगर प्रोसेस एक रेडी हो गया तो मैं उसको आगे चल के रन करने लग जाऊंगी। फिर उसके बाद क्या है, द प्राइम एम ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम इज टू deliver minimum response time for all programs and make the system efficient, fast and fair। अभी इसका मेन एम क्या है प्रोसेस शेड्यूलिंग का, कि जो भी आपको मिनिमम टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, रेडी और रनिंग टाइम नहीं, रिस्पॉन्स टाइम मतलब मैंने अगर एक चीज को करने के लिए रखा है तो वो मुझे कितनी देर में कंप्लीट करके दे रहा है मेरा टास्क, ठीक है, वो प्रोग्राम देखेगा। तो वो इफिशिएंटली होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शेड्यूल करने के लिए आप 2-3 घंटे लगा रहे हो तो फिर उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी क्विकली वो हो सके उतना आपको करना पड़ेगा। शेड्यूलिंग अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने मेरे लैपटॉप में काम किया है तो मैं दूसरे जगह पे शेयर नहीं कर सकती, तो वो शेयरिंग भी उसमें पॉसिबल है। शेड्यूलर फिगर्स जो रहती हैं वो कंट्रोल करता है नेक्स्ट प्रोग्राम को कि कौन सा रन करना है और कौन सा उसको होल्ड पे रखना है। डिफरेंस क्या है फिर प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए कंपलसरी पेपर में आता है, ठीक है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। और इसके ऊपर आप लोगों को एग्जांपल भी आएगा सॉल्व करने के लिए। सी इसके ये जो सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप लोगों को सीपीयू बर्स्ट हो गया, टाइम हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जितने भी शेड्यूलर्स हैं ये सब आपको प्रोग्राम में है करने हैं। ये प्रोग्राम इसका 4 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अब प्रीएम्प्टिव क्या होता है फिर, द प्रोसेस विच द हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द वन करंटली यूजिंग द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज में यूज कर रही हूँ, अब रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, जो भी होगा, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज में कर रही हूँ उसका प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है फिर, अ प्रोसेस रन्स टू कंप्लीशन व्हेन शेड्यूल्ड। जब मैंने एक प्रोसेस को शेड्यूल में डाला है, शेड्यूलिंग कर रही हूँ मैं, तो जब वो कंप्लीशन मोड पे जाएगा तो वो हो जाता है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब वो अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड प्रीएम्प्टिव में क्या होता है फिर, रिसोर्सेज आर ओनली एलोकेटेड फॉर अ लिमिटेड टाइम। जो भी रिसोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, जैसे प्रिंटर का जब काम खत्म हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा, स्कैनर का जब काम हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा। तो जो भी रिसोर्सेज आप एलोकेट कर रहे हो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। जो प्रोसेस आपका इंटरप्ट भी कर सकता है। रिसोर्स में डाल दिया कि मुझे पूरा वर्ड फाइल कंप्लीट करनी है, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होती है वो उस प्रोसेस के अंदर रहेगी, वो होल्ड करके रखेगा। अगर आधे में है तो आधे में छोड़ देगा। तो दैट मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है फिर, कि वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी प्रोसेस वो होल्ड पे रहेगी। नेक्स्ट आता है शेड्यूलिंग, विच प्रीएम्प्टिव में शेड्यूलिंग विच टेक्स प्लेस व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट और वाइस वर्सा।
अब वाइस वर्सा मतलब क्या कि अगर हम लोग कोई प्रोसेस को स्विच कर रहे हैं तो वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जा रही है, ठीक है, या फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगी, तो वो कंटिन्यूसली स्विच करते रहता है अपने प्रोसेस को। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि वो जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगी तब तक वो रनिंग स्टेट में नहीं जाएगी या रनिंग से वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगी वो एंड नहीं करेगा प्रोसेस को, शेड्यूल को एंड नहीं करेगा। अब देखो कॉन्करेंट प्रोसेस में क्या होता है, फिर कंप्यूटिंग मॉडल जो है मल्टीपल प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट करेगा सेम पीरियड ऑफ टाइम। इसका एडवांटेजेस क्या है, फिर देखो यहाँ पे दिखाया उन्होंने, शेयर्ड रिसोर्स है, उसमें प्रोसेस 1 चल रहा है, प्रोसेस 2 चल रहा है, प्रोसेस 3 चल रहा है। एडवांटेज में क्या लेगा, इंक्रीज करेगा प्रोग्राम थ्रूपुट, इंक्रीज करेगा प्रोग्राम थ्रूपुट, और उसमें हाई रिस्पॉन्सिव देगा इनपुट एंड आउटपुट को, मोर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स है ये। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, कॉन्करेंट प्रोसेस मतलब क्या होता है, कॉन्करेंटली आप लोग कोई ना कोई प्रोसेस कंटिन्यूस में रखते हो, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो। अब आईपीसी में क्या दिया इन्होंने, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब अंदर इंटरनली कौन सी प्रोसेस हो रही है वो बताएगा। तो मैकेनिज्म क्या है इसका, एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन प्रोसेसेस। अगर मैं कोई प्रोसेस कर रही हूँ तो मैं अपना डेटा दूसरे को दे रही हूँ, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेसेस। इसका एडवांटेज क्या है, फिर इट हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये क्या करता है, प्रोग्रामर को हेल्प करता है कि इसके अंदर वेरियस प्रोसेसेस आप कॉल कर सको। अलाउ करता है वन एप्लीकेशन टू कंट्रोल अनदर एप्लीकेशन, देयर बाय वो इनेबल करेगा डेटा शेयरिंग विदाउट इंटरफेरेंस, बिना इंटरफेरेंस के वो उसके अंदर हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, इनेबल्ड कर सकते हैं। ये फैसिलिटेट्स करता है एफिशिएंट मैसेज ट्रांसफर बिटवीन प्रोसेसेस। ये इनेबल करेगा डेटा कम्युनिकेशन विच अलाउज टू शेयर द मेमोरी इंफॉर्मेशन, मेमोरी की सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन के थ्रू। तो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो एक प्रोसेस ए है, वो आईपीसी मैकेनिज्म में जा रहा है, वो प्रोसेस ए ने अपना डेटा प्रोसेस बी को दिया, फिर प्रोसेस बी के ऊपर है कि उसको उसका डेटा सी के साथ शेयर करना है एंड डी के साथ शेयर करना है। अगर उसको चाहिए तो वो दोनों में से एक के साथ भी शेयर कर सकता है, या फिर दोनों के साथ कॉन्करेंटली या साइमल्टेनियसली वो शेयरिंग प्रोसेस में डाल सकता है। दिस इज कॉल्ड एन आईपीसी मैकेनिज्म। इंटर प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हमें बाहर से नहीं दिखाई देती कि अंदर क्या वर्क कर रहा है वो। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। सारी प्रोसेसर जो है वो बेस्ड बोर्ड देता है, टेस्ट करेगा, कंफर्म करेगा करेक्टनेस को, हार्डवेयर डिजाइन में जाएगा एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पेरिफेरल्स लेगा। ये एक प्रोसेस है जो चेक करेगा प्रॉपर फंक्शनिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स की सिस्टम्स के साथ। अभी इसमें देखो बूट लोडर क्या होता है, बूट स्ट्रैप क्या होता है, बूट प्रोसेस क्या होता है, तीनों का मीनिंग एक ही है। अगर उन्होंने बूट प्रोसेस पूछा या बूट स्ट्रैप पूछा या बूट लोडर पूछा तो तीनों के लिए आपको सेम डेफिनेशन लिखनी है, सेम थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो बूट लोडर एक पीस ऑफ कोड है जो रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट इज लोडेड बाय द कंप्यूटर्स बायोस रोम, तो बायोस रोम के साथ वो वर्क करता है। इट इज हाईली प्रोसेसर एंड बोर्ड स्पेसिफिक, इसका जितना भी प्रोसेसर रहेगा वो हाईली रहेगा। बोट लोडर परफॉर्म करता है नेसेसरी इनिशियलाइजेशन, प्रिपेयर करता है सिस्टम को फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है सिस्टम के साथ, सिस्टम को कब टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है। उसके बाद शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के मैं आप लोगों को बता रही थी। ये जो भी प्रोग्राम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के ये आपको परफॉर्म करने हैं। मीन्स इसमें आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, लोड एवरेज एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हम लोग ने डीएस के अंदर भी देखा था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, जो पहले आएगा उसी का डेटा हम लोग आगे देंगे, मतलब जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंटेशन इजी जाता है। पुअर परफॉर्मेंस है बिकॉज एवरेज वेटिंग टाइम उसको फिर हाई लगता है, क्योंकि जब तक एक काम नहीं खत्म होगा तब तक वो दूसरा जॉब लेगा ही नहीं अंदर। फिर आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में क्या होता है, इट सिलेक्ट्स द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग विच हैज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग अंटिल कंप्लीशन। फिर इसके अंदर इट मोस्टली गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। नेक्स्ट शेड्यूलिंग आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये एक बेसिक पॉलिसी है जो रन करता है और ये कॉमन भी है, प्रोसेस को हर एक टाइम ड्यूरेशन में वो करेगा। आफ्टर ईच टाइम स्लाइस, आफ्टर ईच ड्यूरेशन वो मूव करेगा प्रोसेस को टू द नेक्स्ट क्यू। फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो पहले वर्क करेगा, फिर बाद में उसके बाद की प्रायोरिटी जिसकी रहेगी वो वर्क करेगा। इस तरह से वो प्रायोरिटी बेसिस पे सबको लेता है।
नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब क्या, सबसे छोटा जॉब पहले ढूंढेगा, उसको परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा जो ज्यादा रहेगा उसको परफॉर्म करेगा, यानी शॉर्टेस्ट जॉब को ढूंढ ढूंढ के वो एग्जीक्यूट करते जाता है। इसको SRTF भी बोला जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या फिर SGF भी आप लोग बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब ये जो डेडलॉक है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है? SYBCA अक्षता, No, ma'am. तौसीफ, No, ma'am. सुष्मिता, राघव, पायल, अतुल, किसी को डिफिकल्टी है क्या? No, ma'am. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर हमारा C++ का है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं आज एंड करती हूँ। डेडलॉक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, फिर से रिजॉइन करना है सबको। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. जितनी अटेंडेंस चाहिए अभी मुझे उतनी ही अटेंडेंस चाहिए वापस, ठीक है।